हाय फ्रेंड्स, आई एम कैलाश एंड आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। आज हम लोग बात करेंगे उस शख्सियत की जिसके बारे में आपको जानकर बहुत ही गर्व महसूस होगा। आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की, जिन्हें लोग प्यार से मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं और इन्हें जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें आज हम लोग अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम भी कहते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। इन्होंने 4 दशकों तक डीआरडीओ और इसरो में कार्य किया और बहुत सी मिसाइलों को इन्होंने बनाया, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण मिसाइल के विकास के कार्य के लिए भारत के मिसाइल मैन के रूप में इन्हें जाना जाता है। जब हमारे देश को यह लगा कि परमाणु बम की अब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और परमाणु परीक्षण करना बहुत ही आवश्यक हो गया है, क्योंकि पड़ोस के देश हमें परमाणु बम से आंख दिखाना शुरू कर दिए, तो अब्दुल कलाम जी से रहा नहीं गया। उन्होंने भी 1971 में भारत द्वारा पहला परमाणु परीक्षण किया गया। इसके बाद दूसरी बार 1998 में भारत के पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ, जिससे एपीजे अब्दुल कलाम जी ने यह दिखा दिया कि हम शांत भी रहते हैं और यदि हमें कोई आंख दिखाए ना तो उसकी आंखें नोच कर फेंक भी सकते हैं। कलाम जी ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जिन्हें भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी दोनों के समर्थन से राष्ट्रपति बनाया गया था। इसलिए 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। शायद कलाम जी पहले और आखिरी ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें दोनों पार्टियों ने समर्थन दिया था। एपीजे अब्दुल कलाम जी को भारत रत्न जैसे भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और भी कई सारे भारतीय प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किए गए। कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम अर्थात तमिलनाडु में एक मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पिताजी मल्लाह का कार्य करते थे, यानी नाव चलाने का कार्य करते थे। इसलिए इनके पिता जैनुलाब्दीन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही ज़्यादा पैसे वाले थे। अब्दुल कलाम जी कुल मिलाकर 10 भाई बहन थे, इसलिए इनके पिताजी अकेले परिवार का खर्च नहीं उठा पाते थे। इस कारण अब्दुल कलाम जी को अपने घर का खर्च उठाने के लिए पिता के साथ काम करना पड़ता था। 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम की एक प्राथमिक विद्यालय में इनकी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई। 5वीं कक्षा में पढ़ते समय इनके अध्यापक इन्हें पक्षी उड़ाने के तरीके की जानकारी दे रहे थे, लेकिन जब छात्रों को समझ नहीं आया तो अध्यापक इनको समुद्र तट पर ले गए। वहां उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर इन्हें अच्छे से समझाया। इन्हीं पक्षियों को देखकर कलाम जी ने तय किया कि उनको भविष्य में विमान विज्ञान में ही जाना है। कलाम के गणित के अध्यापक सुबह ट्यूशन लेते थे, इसलिए वह सुबह 4 बजे गणित के ट्यूशन पढ़ने जाया करते थे, क्योंकि उनके मैथ के टीचर ने यह बोल रखा था कि जो बच्चा सुबह 4 बजे नहा धोकर साफ सुथरा बन के हमारे पास आएगा उसे हम फ्री में गणित का ट्यूशन पढ़ाएंगे। इसलिए कलाम जी सुबह उठकर नहा धोकर 4 बजे ही ट्यूशन पर पहुंच जाया करते थे। जब कलाम जी का पारिवारिक खर्च बढ़ने लगा, अर्थात जब इनके पिताजी पारिवारिक खर्च को नहीं उठा पाते थे, तो कलाम जी छोटी अवस्था में ही अखबार बेचने का कार्य शुरू कर दिया। अखबार को पहले खरीद के ले आते, फिर अखबार को लोगों के घरों तक पहुंचाते थे। लेकिन जब वे अखबार खरीद कर लाते तो पहले उस अखबार को खुद पढ़ते थे और फिर लोगों के घरों तक देकर आते थे। इससे यह पता चलता है कि कलाम जी शुरू से ही कितने होनहार थे। कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्रदान की। स्नातक होने के बाद उन्होंने भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान यानी डीआरडीओ में प्रवेश लिया। 1962 में कलाम जी डीआरडीओ में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने जुलाई 1982 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाया। जब कलाम जी इसरो में आए तो इसरो की उस समय स्थिति बहुत ही खराब थी, यानी इसरो के पास उस समय लॉन्चिंग पैड तक नहीं हुआ करता था। लेकिन जब कलाम जी आए तो उन्होंने सरकार से इसरो के लिए बजट पास करने को कहा, लेकिन सरकार ने उस समय मना कर दिया कि हमारे पास बजट नहीं है। फिर भी बार बार कहने पर सरकार ने इसरो के लिए कुछ बजट पास किया, जिससे इन्होंने PSLV का निर्माण किया। परंतु उस समय इसरो के पास ज़्यादा अनुभव न होने के कारण कई बार अंतरिक्ष मिशन फेल हो गए।
उस समय इसरो के पास ज़्यादा सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, इसलिए रॉकेट के सामान को कहीं साइकिलों पे लाद कर ले जाया जाता था तो कहीं बैलगाड़ी में लाद कर ले जाया जाता था। और आज इसरो देख लीजिए, आज पूरे विश्व में इसरो 5वें स्थान पर है। यानी सोचने की बात है, जिसकी शुरुआत साइकिल और बैलगाड़ी से हुई थी वो आज बहुत बड़े बड़े अंतरिक्ष मिशन करके बैठा है और मंगल ग्रह पर भी पहुंचा है। आज ये वही इसरो है जिसका पूरा विश्व मजाक उड़ाया करता था कि इसरो क्या करेगा परमाणु परीक्षण, इसरो क्या भेजेगा अंतरिक्ष में रॉकेट। लेकिन आज पूरा विश्व हमारे इसरो पर नाच करता है और हमारे इसरो से अपने उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए कहता है। तभी आज हाल ही में इसरो ने देश विदेश के उपग्रहों को अपने रॉकेट से अंतरिक्ष में पहुंचाया। यार नाज है हमें अपने इसरो पर, इसीलिए तो हमने चैनल का अपने नाम भी रखा था पहले, फैक्ट टेक इसरो। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नाज है हमें अपने इसरो पर, जिसको आज एपीजे अब्दुल कलाम जी इतना आगे पहुंचा दिए हैं। परंतु इसरो ऐसे ही सक्सेस नहीं हो गया। इसरो ने बहुत से फेलियर भी देखे हैं, लेकिन हारते हारते भी एपीजे अब्दुल कलाम जी ने हार नहीं माना और उन्होंने कहा एक बार और अंतरिक्ष मिशन करना चाहते हैं। और इस बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को सफलता हासिल हुई। जब पहली सफलता इसरो को मिली तब से आज तक इसरो ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब्दुल कलाम जी ने अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल जैसी मिसाइलों को स्वदेशी रूप से बनाया। 1982 में वे भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान यानी जिसे हम लोग DRDO भी कहते हैं, उसमें वह वापस निदेशक के तौर पर आए और उन्होंने अपना सारा ध्यान गाइडेंस मिसाइल के विकास पर केंद्रित किया। अब आप कहेंगे कि गाइडेंस मिसाइल क्या होती है? तो गाइडेंस मिसाइल एक ऐसी मिसाइल होती है जिससे अगर एक बार किसी टारगेट को निशाना लगा दिया जाए तो वह टारगेट आगे जाए या पीछे जाए, दाएं जाए या बाएं जाए, वह मिसाइल उस टारगेट को खत्म करके ही दम लेता है, जिससे ज़्यादा जान माल की हानि नहीं होती, केवल टारगेट ही नष्ट होता है। इसलिए कलाम जी ने गाइडेंस मिसाइल पर अपना सारा ध्यान केंद्रित किया और बनाने का निर्णय लिया। इस प्रकार अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण भी कलाम जी ने कर डाला। और इसी क्रम में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण भी कर डाला। 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में रहने योग्य ग्रह पर एक लेक्चर दे रहे थे जब उन्हें जोरदार दिल का दौरा पड़ा और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। लगभग 6:30 पर गंभीर हालत में इन्हें स्थानीय अस्पताल में ICU में ले जाया गया और 2 घंटे के बाद इनकी मृत्यु हो गई। अपने निधन के लगभग 9 घंटे पहले ही उन्होंने ट्वीट करके बताया कि वह शिलांग IIM लेक्चर के लिए जा रहे हैं। आज कलाम जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इनकी दी गई जानकारी और इनके किए गए रिसर्च हमारे और हमारे देश के लिए हमेशा साथ रहेंगे। आज अगर हम लोग गर्व से यह कह सकते हैं कि भारत की सेना आज किसी भी सेना से कमजोर नहीं है, परमाणु हथियार में किसी से भी कमजोर नहीं है और ना ही किसी भी हथियार में कमजोर है, तो इसका श्रेय केवल एक आदमी को जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया भारत को समृद्धि और पावरफुल बनाने के लिए, जिससे भारत आज दुनिया में किसी भी देश से नहीं डरता है और जो भारत को आंख दिखाता है भारत उसको पलटकर जवाब देता है। यह केवल पॉसिबल हो पाया है तो एक आदमी की वजह से, एपीजे अब्दुल कलाम जी की वजह से। इसलिए आज हम उनके चरणों में नमन, वंदन और अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि शायद कभी हमारे देश को एपीजे अब्दुल कलाम जैसा वैज्ञानिक और राष्ट्रपति मिल सकेगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।